हेलो फ्रेंड्स, मैं सरवण सिंह राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक नए जोश के साथ में मैंने वापस यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग की है। आपके पहले मेरा यूट्यूब चैनल एस राठौड़ BROGRAPH के नाम से था, जो किन्हीं अवांछनीय कारणों से डिलीट करना पड़ा मुझे। तो अब वापस स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आने लगी, सर प्लीज़, तो मैंने फिर वापस स्टार्टिंग की। तो अब सबसे पहले आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हो पाएंगे वापस 8 से 9 हज़ार जो फॉलोवर थे वो सब्सक्राइबर और व्यूज़ तभी हो पाएंगे। मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कंटेंट की। उस टाइम तो फिर भी मुझे टाइम नहीं था, जब पहले यूट्यूब चैनल चल रहा था। अब मैं काफ़ी टाइम है, फ्री हूँ अभी तो मैं टाइम निकाल के आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो अपनी बात करते हैं। वैकेंसी आई है BRO के अंदर 04/2022। 2-3 दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ, बट अभी कल परसों स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। 04/2022 इसके अंदर क्या है, 8 ट्रेड के अंदर वैकेंसी आई है। 567 न्यू वैकेंसी है। BRO के अंदर पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आपका वैकेंसी आएगी, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा जो ऑफलाइन होगा। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जाएगा पुणे, डिगी कैंप पुणे में जाएगा, वहाँ से फॉर्म है वो, इसका फॉर्म है वो चेक होगा। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड घर पे आएंगे और बाय डाक भी आएंगे और ऑनलाइन भी होगा। तो ये एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम दोगे वापस वहाँ पुणे जाके। एग्ज़ाम होने के बाद में एग्ज़ाम क्लियर होगा तो एक लेटर आएगा। उस क्लियर हुआ उनका फिजिकल और मेडिकल और ट्रेड टेस्ट तीनों होंगे। जो उनमें क्लियर होगा उसको फाइनली सेलेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न होता है हमेशा। सीधा कोई भी पहले फिजिकल नहीं होगा, पहले ही एग्जामिनेशन ही होंगे। ठीक है, तो अपने वैकेंसी पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियोस आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडियो मैकेनिक, इसके अंदर 8 ट्रेड के अंदर वैकेंसी आई है। करंट और बैकलॉग के अंदर, बैकलॉग का मीन लास्ट ईयर वो जो वैकेंसी जिस कैटेगरी में फिलअप नहीं हुई थी, रह गई थी, जिनके अंदर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिले थे, मतलब उनकी क्राइटेरिया जैसे कोई फिजिकल में रह गया, कोई मेडिकल में रह गया, तो वो सीट खाली रहनी है, तो वो इस साल ऐड कर दी गई है। वो बैकलॉग की है करंट की, जो अभी नहीं है ही है। ठीक है, 567 वैकेंसीज़ है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक के अंदर है, 119 वैकेंसीज़ है। ठीक है, जिन कैटेगरी के अंदर सीट नहीं है, जैसे SC ST OBC किसी में नहीं है, तो वो जनरल से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको कौन कौन सी ट्रेड है, रेडियो मैकेनिक है, इसके अलावा ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल मैकेनिक है, MSW ड्रिलर, मैशन, पेंटर और मैस वेटर। ये सभी 8 ट्रेड्स हैं। इनके बारे में, इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी बना दूंगा, फिजिकल मेडिकल कैसे होगा वो भी बनाऊंगा। अभी 1 से 2 दिनों के अंदर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर एक आपका जो हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि PWBD, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं। वो कौन से टाइप की है, जिसके अंदर SH SC MF इनके मीन लिखे हुए हैं नीचे, वो कैटेगरीज़ हैं। इनका सर्टिफिकेट इनको लगाना पड़ेगा डिसेबिलिटी का। इसके अंदर OH में 6 है, VH में 5 है, HH में 5 है और अदर इनके अलावा उनके लिए 5 है। ऐसे करके 30-40 सीटें हैं। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट होगी 567, जो एक अच्छी सीटें हैं। जिनके अब इनका क्या एज क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो वीडियो में देर ना करते अपने एज क्राइटेरिया पे चलते हैं। इनका एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 25 के आसपास। ठीक है, 18 से 25 के आसपास हैं। ये देखो एज क्राइटेरिया, एज लिमिट रिलैक्सेशन। रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर कम्युनिकेशन जो OG है और व्हीकल मैकेनिक है, इनके अंदर 18 से 27 एज चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी है 5 से 4 साल का। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशंस, कौन सी कैटेगरी में आते हो उससे। वो आगे मैं बताता हूँ कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अलावा ड्रिलर, मेसन, पेंटर और वेटर के अंदर 18 से 25 साल की उम्र के बीच के कैंडिडेट चाहिए। एज रिलैक्सेशन क्या है, कितना है? जनरल OEW के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3। अदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए लिखा हुआ है, SC के लिए जैसे ST SC के लिए 45 तक भर सकता है, और OBC का है तो 43 तक, और UR का है तो 40 तक भर सकता है। एक्स सर्विसमैन का इसी बात सर्टिफिकेट है तो उसको ऐसे 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस, मतलब ये लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्स सर्विसमैन who has put in not less than 6 month continuous service in the armed force shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age plus 3 year in addition
टू एज रिलैक्सेशन, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, जो उसकी है क्राइटेरिया। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के लिए है, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट है कोई तो 5 साल का है, इन सभी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्लेन एरिया में जो भी रहते हैं उन वो 30 दिनों तक फार्म भर के आप ऑफलाइन मोड में भेज दीजिए। और हिल एरिया या नॉर्थ ईस्ट है तो उनके लिए 45 डेज़ होते हैं, पर कोशिश कीजिए 2-4 दिनों में एक्चुअल भर के भेज देना है। एक्चुअल मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। लगभग फॉर्म में ऑल एलिजिबल कैंडिडेट एडमिट कार्ड आ जाता है, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अगर 500 वैकेंसी है तो 5000 बुलाए जाएंगे, तो वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो उसके लिए आपका फॉर्म भरा हुआ सही होना चाहिए। अगर फॉर्म में मिस्टेक हुई, कैसे भरना है, क्या भरना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, एक से अधिक फॉर्म भर के भेजा एक ही वैकेंसी का, मतलब अगर आपने पेंटर के लिए भरा है तो पेंटर के एक ही बंदे ने एक ही फॉर्म भरा तो कोई दिक्कत नहीं। एक ही बंदे ने एक ही वैकेंसी, एक ही जो वैकेंसी है उसके लिए 2 फॉर्म भर दिए, जो आपकी एक ही वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है जैसे पेंटर के एक ही बंदे ने 2 फॉर्म भर दिए तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो मतलब आप पेंटर में एलिजिबल हो, वेटर में एलिजिबल हो तो दोनों के अलग अलग एक ही भेज सकते हो, बट एक जो आपकी ट्रेड है उसके 2 सेम नहीं भर सकते, एक ट्रेड के 2 फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, तो रिजेक्ट दोनों होंगे। इसके अलावा आपकी जो फीस कितनी लगेगी, फीस लगेगी 50 रुपये, EWS और जनरल, OBC की 50, और उसके अलावा किसी की भी नहीं लगेगी। एक्स सर्विसमैन, OBC सॉरी डिसेबिलिटी पर्सन, इनकी कुछ नहीं लगेगी। कैसे फ़ीस भरनी है उसकी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी मैं बताता हूँ। फॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे भरना है मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं, जितना मतलब मैंने पता किया है या जितना एग्जामों में हुआ है, लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग चांस बहुत कम होते हैं, फिर भी एक बार पेपर देने से पहले, कहीं लिखा नहीं होता, सिर्फ पेपर देने से पहले पेपर के इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना। इस जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा डाउट यहीं होता है लड़कों को कि सर मैंने रेडियो मैकेनिक में ये सर्टिफिकेट ले रखा है, वो ले रखा है, इसमें ये ले रखा है। नहीं, अगर इसमें लिखी हुई लाइनों के इक्विवेलेंट आप हो तो भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। अदर डिप्लोमा, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टा हैंडल, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फेसबुक के लिंक दे दूंगा, ताकि मुझे मैसेज कर दीजिए, जितनी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, ठीक है। रेडियो मैकेनिक में 10th होनी चाहिए। 10th के साथ में आपको 2 ईयर का रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए ओनली, ठीक है। ये किसी भी कंपनी में आपने अगर रेडियो मैकेनिक के तौर पे काम किया है तो वहाँ का सर्टिफिकेट ले आना 2 साल का। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में सेम यही है, 10th होनी चाहिए, उसके साथ में वायरलेस ऑपरेटर का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें ईयर नोटिफाई नहीं कर रखा, तो ईयर नहीं बता रखा तो आप 1 साल का भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही ड्राइवर जो मैकेनिक ट्रांसपोर्ट है और ऑर्डिनरी ग्रेड, उसके अंदर ही सेम है 10th और प्लस हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी का होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। आप कोई लाइट का मत लगा देना, वरना रिजेक्ट। व्हीकल मैकेनिक के अंदर 10th होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका मैकेनिक के तौर पे काम किया है किसी कंपनी में, किसी दुकान पे, दुकान का मतलब बड़ी दुकान का या बड़ी कंपनी का ही कोई सर्टिफिकेट दिखाना, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा फिजिकल मेडिकल सभी को पास करने ही करने हैं। ड्रिलर के पास में क्या होना चाहिए, इसके पास में 10th होनी चाहिए, और इसके अलावा ड्रिलर का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, परंतु एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेडिकल ट्रेड टेस्ट होता है या जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, उसमें डिटेल बाद में वीडियो बना दूंगा। तो आपके पास 10th होगी तो आप ड्रिल का फॉर्म भर सकते हैं। मेशन जो मिस्त्री होता है उसके अंदर आपकी 10th होनी चाहिए, विद आपके पास में किसी बिल्डिंग की जो आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है जहाँ पे मिस्त्री के तौर पे काम किया, उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लेना किसी कंपनी से, ठीक है, वो होना चाहिए। और ट्रेड टेस्ट आपका होगा तो उसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट कब होगा, एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेडिकल, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो मेशन के पास में 10th प्लस सर्टिफिकेट, पेंटर के पास में 10th प्लस अपनी पेंटर का काम किया है उसका सर्टिफिकेट। और 8th नंबर है वेटर का, वेटर को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10th क्लास चाहिए, 10th होनी चाहिए। उसके अलावा उसका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेडिकल, वो पास करना है। सिलेबस पे अपने डिटेल में बात करेंगे, ट्रेड टेस्ट पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने पे स्केल की बात कर लेते हैं। रेडियो मैकेनिक पे स्केल 4 में आता है 25,500 से 81,100। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। इसमें देखिए सैलरी सबसे ज़्यादा मुझे किसकी लग रही है, सैलरी सबसे ज़्यादा रेडियो मैकेनिक की है। इसकी 25,500 से बेसिक स्टार्ट हो जाता है। इसका
सैलरी का लगभग बता देता हूँ। जितनी बेसिक स्टार्टिंग है ना 25,500, उसमें 10,000 ऐड कर लीजिए, वो फर्स्ट मंथ के अंदर लगभग है होगी 25,500, तो 35 के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ये 25 से 30 के बीच में होगी, 25-26 रहेगी ट्रेनिंग में, क्योंकि अलाउंस नहीं मिलते, ये अलाउंस बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सैलरी का क्राइटेरिया का, सैलरी पे भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा सैलरी स्लिप्स के साथ में। ये आपका हो गया 1 किलोमीटर रनिंग है, वो भी आपको पता है 1 किलोमीटर नहीं सॉरी 1 माइल रनिंग है, वो बाद में बात करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड पे अपनी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी और इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल जो भी है, मैं सोशल साइट आपको अवेलेबल कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हेल्प हो पाई मैं करूँगा। थैंक यू। फिर भी कोई रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, एंड जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।